brought to you by Infinix. Infinix wildly amazing kick-ass offers only on Flipkart. Live from 30th September. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। इजराइल और फिलिस्तीन में एक्टिव उग्रवादी ग्रुप हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसे में भारत के रोल को लेकर सब तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत किसके साथ खड़ा है, किसके खिलाफ खड़ा है? भारत और इजराइल और फिलिस्तीन के रिश्ते कैसे हैं? जब जब हमारे देश पर संकट आया, इजराइल ने भारत की मदद की, कैसे की ये जानना ज़रूरी है। फिलिस्तीन को लेकर भी भारत के अलग अलग प्रधानमंत्रियों के रुख क्या रहे, ये भी जानना ज़रूरी है। और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ये स्थिति किस तरह से बदली, इन सारे सवालों के जवाब खोजने की आज कोशिश करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन से रुख करेंगे देश की राजनीति का। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इन चुनावों के संदर्भ में देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण बैठकें की और किए ऐलान। कुछ प्रत्याशियों के नाम भी बताए, इन सब के बारे में भी जानकारी लेंगे। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अगले महीने यानी नवंबर में इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में एक चरण में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण, वजह नक्सलवाद से इसका प्रभावित होना। अब तारीखें जान लेते हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं जिसके लिए वोट पड़ेंगे 7 नवंबर को। मध्य प्रदेश में 230 सीटें और वोट पड़ेंगे 17 नवंबर को। राजस्थान की 200 सीटें, वोट पड़ेंगे 23 नवंबर को। तेलंगाना की 119 सीटों पर वोट पड़ेंगे 30 नवंबर को और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर वोट पड़ेंगे 7 और 17 नवंबर को। इन सभी 5 राज्यों के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को रिलीज किए जाएंगे, देश को बताए जाएंगे। चुनाव की तारीखें आई तो फिर आई प्रतिक्रियाएं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ भाजपा और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो गया है। आपने दोनों प्रमुख पार्टियों के अध्यक्षों की प्रतिक्रिया सुनी। जिन राज्यों में चुनाव है उनके मुख्यमंत्रियों की और विपक्ष में बैठे नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई। किसी ने एक्स पर लिखा तो किसी ने बाइट दी और सब ने कहा उनकी जीत तय है। लेकिन जब इन तारीखों की घोषणा की जा रही थी उस समय दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में एक मीटिंग चल रही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी, इसके लिए भाजपा पर दबाव बनाएगी। Most of the parties in the India Alliance are unanimous that the caste census should be implemented. There might be a few who might have a slightly different position, and that's fine. We are quite flexible. We are not a fascist system. We are quite flexible. If somebody has a slightly different opinion, there's no problem. They can have that opinion. But I am confident that the vast majority of the Indian Alliance is going to support and push the idea of the caste census. लेकिन मीटिंग कांग्रेस के दफ्तर में ही नहीं चल रही थी। भाजपा में भी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई गई। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा इसको फिक्स किया जा रहा था। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की इस सूची में क्या खास था? बीजेपी ने 3 राज्यों में जिन 162 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया उसमें महत्वपूर्ण क्या है? राजस्थान के 41 नाम, जिसमें बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा। झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा से, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से, जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को जोटवाड़ा से और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से। इसके अलावा जालौर से सांसद देवजी पटेल को सांचौर से टिकट दिया गया है। कई पुराने चेहरे भी रिपीट हुए हैं, कुछ नए को भी मौका, जैसे टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से गुर्जर आंदोलन के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे
विजय बैंसला को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछली लिस्ट के सरप्राइज एलिमेंट के बाद बीजेपी पुराने ढर्रे पर लौटी। 57 प्रत्याशियों की लिस्ट में तमाम अटकलों के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुधनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। दतिया सीट से होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्र को टिकट मिला है। इसके अलावा 22 मंत्रियों के टिकट रिपीट हुए हैं। सिंधिया खेमे के प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह ढंग जैसे चेहरों को दोबारा मौका मिला है। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर सीट से उमा भारती के भतीजे और मंत्री राहुल सिंह लोधी का टिकट रिपीट हुआ है। इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने हैवीवेट मंत्रियों जैसे नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को मैदान में उतार चुकी है। राष्ट्रीय पदाधिकारी कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय की सीट इंदौर नंबर 3 पर अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट की तर्ज पर 3 सांसदों को मैदान में उतारा। 64 उम्मीदवारों की लिस्ट में सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को कोरिया जिले की भरतपुर सोनहत सीट से, रायगढ़ की सांसद गोमती साय को पत्थलगांव सीट से और बिलासपुर से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोरमी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने यहाँ फिर से ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे जैसे चेहरों को फिर से मैदान में देखा जाएगा। ज़्यादातर पुराने जो रमन सिंह के कैबिनेट मंत्री रहे हैं उन्हें टिकट रिपीट किए गए हैं। इन्हीं चेहरों की एंटी इनकमेंसी पिछली बार बीजेपी को भारी पड़ी थी। इसके अलावा पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, उन्हें रायगढ़ से, और कोंडागांव के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम को, जो हाल ही में वीआरएस लेकर बीजेपी में आए हैं, केशकाल सीट से मैदान में उतारा गया है। चुनाव के ऐलान के साथ ललन टॉप के न्यूज़ रूम में भी इन चुनावी राज्यों के कवरेज की तैयारी शुरू हो गई। जल्दी हमारे साथी आपको मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नजर आएंगे। आपके इलाके में क्या खास है? क्या ललन टॉप की टीम को आपके यहाँ आकर कवरेज करनी चाहिए? विशिष्टता के बारे में बताइए, हमें मेल करिए। हमारा पता है chunav@lalontop.com। अब चुनावी बारी से चलते हैं भारत के इजराइल और फिलिस्तीन के साथ रिश्तों की तरफ, क्योंकि फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। जब उग्रवादी ग्रुप हमास ने इजराइल के इलाकों पर रॉकेट दागने शुरू किए तो भारत ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर की शाम अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबर से स्तब्ध हूं, हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े हैं। ना तो विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया, ना ही राजनयिक स्तर की कोई प्रतिक्रिया आई। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को ही इस युद्ध में भारत के स्टैंड की तरह देखा जा रहा है। भारत का स्टैंड लोगों को तब और आसानी से समझ में आया जब इजराइल के भारत में राजदूत नॉर गिलन ने लिखा, शुक्रिया, इस समर्थन के लिए इजराइल भारत की सराहना करता है। इसके साथ ही भारत के इजराइल व फिलिस्तीन के साथ संबंधों को लेकर बात होने लगी। संबंध कब कैसे रहे, कैसे बदले टाइप सवाल उठने लगे। मोटा माटी वही सवाल जो हमने आपको शो की शुरुआत में बताए। अब जवाब की बारी है। पहला सवाल, भारत के इजराइल फिलिस्तीन के साथ संबंध शुरू कैसे हुए? साल था 1945, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया भर में ये बहस तेज हो गई थी कि हिटलर के सताए हुए यहूदियों को उनका अपना देश दिया जाए। यूरोप से भागकर यहूदी उस भूभाग में जमने लगे थे जिसे अब इजराइल कहा जाता है। पहले फिलिस्तीन कहते थे। वहाँ पहले से रह रहे अरब मूल के लोगों के साथ उनके संघर्ष हो रहे थे, क्योंकि यहूदी वहाँ पर अपने कब्जे वाले हिस्से को अपना देश बनाना चाह रहे थे, जमीन का बंटवारा चाह रहे थे। लेकिन भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे, भारत की आज़ादी के पहले से ही। हरिजन अखबार में अपने कई लेखों में गांधी जी ने यहूदियों के खिलाफ हुई हिंसा का विरोध किया था, लेकिन इस बात का भी विरोध किया था कि यहूदी फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। नेहरू की भी यही राय थी। उन्होंने कई मीटिंग और कई लेखों में फिलिस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों के होने का विरोध किया। दरअसल नेहरू और गांधी दोनों का सोचना था कि कोई देश किसी एक खास धर्म के लोगों के लिए ना बने। गांधी ने तो अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि यहूदी दुनिया के बाकी लोगों की तरह उसी देश को अपना क्यों नहीं मानते जहां उनका जन्म हुआ। ध्यान रहे कि ये बातें तब हो रही थी जब खुद भारत का धार्मिक आधार पर बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान अस्तित्व में आ रहा था। फिर आता है साल 1947, भारत आज़ाद होता है। उधर अगले ही बरस 1948 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव आता है। भारत इस प्रस्ताव में अरब देशों के साथ खड़ा नजर आता है और इस बंटवारे के खिलाफ वोट देता है। इसी साल इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का भी फॉर्म भरा। भारत ने तब इसका भी विरोध किया था। लेकिन 2 बरस के भीतर साल 1950 आते आते भारत का रुख इजराइल के प्रति नरम हुआ। भारत ने इजराइल को बतौर राष्ट्र मान्यता दे दी, लेकिन तभी जब 2 मुस्लिम बहुल देशों तुर्की और ईरान ने ऐसा किया। भारत का रुख समय के साथ कैसे बदला, सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा से।
अरब, ज्यूस, क्रिश्चियंस, ये सब लोग आपस में मिलजुल कर वहां पे रहे, इसको लेकर अपोज किया था। गांधी जी ने फिर ये कहा कि भाई ये तो जो है ये फिलिस्तीन जो है वो एक अरब देश है, उसी तरह से जिस तरह से फ्रांस जो है वो एक फ्रेंच देश है, या ब्रिटेन जो है वो एक ब्रिटिश देश है। फिर उसके बाद यही नहीं बल्कि गांधी ने कहा कि ये फिट केस ऑफ सेटलर कॉलोनियलिज्म है, यानी उन्होंने कहा कि लोग बाहर से लाके बसाए जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये था कि बाद में जब इजराइल का गठन हो गया, पार्टीशन हो गया, तो फिर उसके बाद भारत ने इजराइल को रिकग्निशन भी दिया। दूसरी एक बड़ी अहम बात ये गौरतलब ये है कि इजराइल बनने से थोड़ा पहले भारत का भी विभाजन हुआ था। एक वजह ये भी थी कि ये लोग भारत के भी विभाजन के खिलाफ थे, नेहरू और गांधी, या उस समय की जो पॉलिटिकल नेशनल लीडरशिप थी। लेकिन ये था कि भारत का विभाजन हुआ, और भारत के अलावा भी बहुत से देशों का विभाजन हुआ। वियतनाम बट गया 2 जगहों पे, कोरिया का विभाजन हुआ, उधर इजराइल बन गया, साउथ अफ्रीका में वाइट माइनॉरिटी रिजीम्स, साउथ अफ्रीका, रोडेशिया, नामीबिया में आ गई। तो ये पूरा एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जो नेहरू जी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और कोल्ड वॉर के पीरियड में उसका पूरा इस्तेमाल किया गया इन लोगों ने। इन्हीं देशों से, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ साउथ वियतनाम एंड साउथ कोरिया के थ्रू इन्हीं ने पूरा जो था, इनकी पॉलिसी इन्हीं पिलर्स पे बेस्ड थी। भारत और इजरायल के बीच दोस्ती पक्की होती गई। दोनों देशों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत शुरू हो चुकी थी। इनमें प्रमुख था डिफेंस का। इजरायल की ओर से भारत को ढेर सारे वायदे किए गए। अब वादे को निभाना था, और निभाने का पहला मुकम्मल मौका आया साल 1962 के अक्टूबर में। भारत और चीन में युद्ध शुरू हुआ। 27 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इजरायल के राष्ट्रपति डेविड बेन गुरियो को तार भेजा, हथियार चाहिए। इजरायल ने बिना देर के भारत को हथियार भेजे। युद्ध खत्म हुआ। नतीजा जो रहा सबको पता है। नेहरू के नेतृत्व में भारत की हार हुई और चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा किया। इसके बाद नेहरू ने इजरायल को एक चिट्ठी लिखी और हथियार भेजने के लिए शुक्रिया कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे पास सोवियत वीपन सिस्टम्स थे। इजराइल के पास जो वीपन सिस्टम थे वो अमेरिकन थे। म्यूनिशंस वगैरह कुछ इस तरह की चीजें जरूर उन्हीं ने सप्लाई की थी, और ये वजह नहीं थी आने का। आने के साथ भारत से जो संबंध बने, वो इसका कारण, मूल कारण ये था कि अरबों ने खुद दोस्ती करनी शुरू कर दी। इजिप्ट ने अपना एक संबंध कर लिया कायम, फिर उसके बाद जॉर्डन ने कर लिया, फिर उसके बाद पहले पीएलओ ने अपने ओस्लो एक्कॉर्ड की बात शुरू कर दी। वहां पे इनिशियल संधि भी हुई जिसमें तय हुआ था कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी बनेगी। यासिर अराफात वहां पहुंच गए रामल्ला में, यानी जो पैलेस्टाइन ऑक्युपाइड टेरिटरीज है इस समय, वहां पे उन्हीं ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो जब सभी देश कर रहे थे, अरब देश को कोई आपत्ति नहीं थी, तो भारत को क्यों पीछे रहता। रिकॉग्नाइज तो कर चुका था, इजराइल की काउंसुलेट भी थी यहाँ पे, और मगर ये था कि एम्बेसडर यहाँ पे नहीं था। इंडिया ने अपना एम्बेसडर नहीं भेजा था, और इजराइल ने भी अपना एम्बेसडर यहाँ दिल्ली में नहीं भेजा था। इजराइल को एक और मौका मिला और उसने हथियार देने का वादा तब भी निभाया। इजराइल ने हथियार भेजे, लेकिन भारत की रक्षा तैयारियां मुकम्मल नहीं थीं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत को चीन के खिलाफ इस युद्ध में मात हाथ लगी और चीन ने हमारे बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, जो अब तक बरकरार है। 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया और 1965 में भारत अपने आप को एक और जंग के मुहाने पर खड़ा पाता है। 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। इजराइल एक बार फिर से हमारा मददगार साबित होता है और इस युद्ध में हमें हथियार मुहैया करवाता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने भी 1971 में इसी तरह की मांग की थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध होता है, जिसके नतीजे में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में सामने आता है। ध्यान रहे, हर युद्ध के मौके पर इजराइल ने दोस्ती को निभाया, भारत की
एक ऐसे मौके पर मदद की जब दुनिया के बाकी देशों से उसे बहुत मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन भारत और इजराइल के बीच कोई ऑफिशियल आपसी समझौता अभी तक नहीं हुआ था। ये हुआ 1992 में। उसकी बात आगे करेंगे। सवाल आता है कि भारत जो तब इजराइल के करीब जा रहा था, तो क्या हमने फिलिस्तीन से दूरी बढ़ा ली थी? ऐसा नहीं है। भारत ने समय बीतने के साथ फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता यासिर अराफात के साथ बातचीत शुरू की। अराफात आगे चलकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन पहले वो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO के नेता थे। ये संगठन फिलिस्तीनी लोगों का सबसे बड़ा और प्रभावशाली गुट था। साल 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस ग्रुप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। भारत ने PLO को फिलिस्तीनी लोगों के मुखिया संगठन के रूप में मान्यता दी थी, यानी भारत के अधिकारियों और नेताओं को फिलिस्तीन के किसी मुद्दे पर बात करनी होगी तो उसके लिए PLO ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। साथ ही इंदिरा गांधी सरकार ने संगठन को दिल्ली में ऑफिस खोलने के लिए जगह भी दी थी। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में आम चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार औंधे मुँह गिरी। जनता पार्टी की सरकार आई और इस पार्टी ने जीत के बाद एक विजय रैली आयोजित की। इस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया और इसी भाषण का एक हिस्सा इन दिनों वायरल हो रहा है। इसमें अटल बिहारी कह रहे हैं कि अरबों की जिस ज़मीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो ज़मीन उसको खाली करना होगा। भारत ने तब भी फिलिस्तीन के प्रति अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया था। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में यह कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। वक्त बदला, साल बदला, सत्ता बदली। साल 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापसी करती हैं और फिर PLO के ऑफिस को अपग्रेड करने का ऑर्डर देती हैं। ऑफिस से जुड़े सब लोगों को वो सुविधाएं भी दी गई जो दूतावासों और उनके कर्मचारियों को दी जाती हैं। इस दरमियान अराफात और इंदिरा गांधी की दोस्ती भी मशहूर हुई। दोनों की भारत और भारत के बाहर कई मुलाकातें हुई। जब इंदिरा गांधी की 1984 के उत्तरार्ध में हत्या कर दी गई तो अराफात उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनकी रोती तस्वीरें दुनिया भर में घूमी। इंदिरा के बाद जब राजीव गांधी सत्ता में आए तब भी उनका फिलिस्तीन को लेकर रुख नहीं बदला। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बहुत सारे संघर्ष चल रहे थे, लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का ही पक्ष चुना। लेकिन साल 1990 आते आते फिलिस्तीन ने गड़बड़ी कर दी। इस साल अगस्त के महीने में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और PLO ने इराक का समर्थन कर दिया और इराक के खिलाफ लड़ रहे अमेरिका को भारत ने समर्थन दिया। जो युद्ध हुआ उसे गल्फ वॉर कहा गया। फिलिस्तीन को दुनिया भर में राजनीतिक रूप से मिली बढ़त कम होने लगी और इस घटना के 2 साल बाद भारत ने इस पूरे परिदृश्य में एक बड़ा कदम उठाया। जनवरी 1992 देश में नरसिम्हा राव वाली कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। भारत ने इस दौर में इजराइल से पूरी तरह से डिप्लोमेटिक संबंध बनाने का ऐलान किया, यानी दोनों देश एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलेंगे, वहां पर अपने राजदूत और तमाम स्टाफ को रख सकेंगे। राजदूतों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी और समझौते और डील भी ज़्यादा तेज़ी से होंगे। इसी दरमियान फिलिस्तीन से यासिर अराफात भी भारत आए और नरसिम्हा राव से मिले। जब उन्होंने भारत और इजराइल की दोस्ती की बात छेड़ी तो कहा गया कि ये दोस्ती फिलिस्तीन के लिए भी ज़रूरी है। इस मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अराफात ने कहा था, हम भारत इजराइल के मुद्दों में कोई दखल नहीं दे सकते, बल्कि हम भारत सरकार के हर चुनाव का
सम्मान करते हैं। ये वो समय था जब इजराइल कई देशों के करीब आ रहा था, फिलिस्तीन अलग थलग पड़ रहा था। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक सर्कल में एक नियम चल रहा था, एक शब्द चल रहा था जिसे कहा गया हाइफनेशन। हाइफन यानी वो पड़ी हुई पाई जो अक्सर दो शब्दों के बीच में लगाई जाती है। जो भी देश इजराइल के समर्थन में आता उसे दुनिया भर में अपनी इमेज बचाने के लिए फिलिस्तीन का भी करीबी होना पड़ता था या दिखना पड़ता था। तो दुनिया भर में इजराइल फिलिस्तीन को साथ में लिखा जाता, बोला जाता। दुनिया भर से कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इजराइल जाता, उसे उसी दौरे में फिलिस्तीन भी जाना होता। इजराइल इससे बाहर आना चाहता था, उसे अपनी अलग पहचान बनानी थी। जिस भी देश के साथ संबंध थे उसे पूरी तरह से अपनी साइड में मिलाना था। इजराइल की इसी कोशिश में भारत का भी नंबर आया और इजराइल को मौका मिला साल 1999 में। इस साल पाकिस्तानी घुसपैठी और सैनिक कारगिल में घुस कर आ गए। भारत ने इन्हें खदेड़ने का प्लान बनाया, युद्ध छिड़ा, लेकिन इस युद्ध में भारत को एक समस्या से दो चार होना पड़ रहा था। पाकिस्तानी ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए थे बंकर बनाकर। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए थी ऐसी मिसाइलें जो सीधे इन ठिकानों पर दागी जा सकें। इजराइल के पास ऐसे हथियार थे। इजराइल से संपर्क किया गया और इजराइल ने एक बार फिर से अपनी इमरजेंसी खेप से हथियार निकाले और भारत को भेजे। भारत ने इनका इस्तेमाल किया। बहुत सारे ज़रूरी फैक्टर्स में ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से कारगिल में हमें जीत मिली और इजराइल को वो साथ मिला जिसकी उसे और हमें दोनों को ज़रूरत थी। इसकी राजनयिक महत्व को समझते हैं एक्सपर्ट से। हमारा जो था, हमारे संबंध काफी घनिष्ठ हो चुके थे और हमको जो भी जरूरत थी इजराइल उसको देने की तैयारी था। और इजराइल के से हमारे पास कारगिल में भी मदद आई, लेकिन हमको इतनी जरूरत नहीं थी मदद की। वो उनका बड़प्पन है कि उन्हीं ने दी। हम भारत बहुत संपन्न देश है। भारत के पास कारगिल की वार तो भारत के लिए बहुत छोटी सी वार थी। कोलैटरल डैमेज ना हो इसलिए थोड़ा लंबा चला और भारत नहीं चाहता था कि इजराइल पाकिस्तान के अंदर जाके लड़ाई लड़े। कॉन्स्ट्रेंट्स से बहुत से भारत चाहता था कि तो मसले बातचीत से हल हो जाए और अटल बिहारी जी की पूरी कोशिश भी यही थी। लेकिन ये था कि इजराइल ने पूरी मदद, हर तरह से मदद करने की बात की और जरूर मदद भी दी होगी। उसका पूरा ब्यौरा तो नहीं, लेकिन मदद जरूर आई थी। इस जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विदेश मंत्री जसवंत सिंह को इजराइल की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भेजा। इसके कुछ महीनों बाद तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी इजराइल गए और फिर बहुत सारे नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। रिश्तों में गर्माहट जैसी हेडलाइन लिखी जाने लगी। लेकिन भारत और इजराइल के संबंध निर्णायक रूप से बदले साल 2017 में। क्या हुआ इस साल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल गए। ये पहली प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट थी। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समुद्र तट पर टहलते हुए उनकी फोटो वायरल हुई। लेकिन इस यात्रा में दो खास बातें थीं। प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन सीधे इजराइल में उतरा था। परिपाटी के विपरीत प्रधानमंत्री फिलिस्तीन का चक्कर काटे बिना इजराइल गए थे। इसके पहले तक हाइफनेशन चल रहा था। पीएम मोदी के इस चक्कर से डी हाइफनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। इजराइल और फिलिस्तीन से एक साथ संबंध रखना जरूरी नहीं था, उन्हें अलग अलग चश्मे से देखा जा सकता था। इस डी हाइफनेशन में एक और अध्याय जुड़ा साल 2018 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन का अलग से दौरा किया लेकिन इजराइल का चक्कर नहीं लगाया। भारत का इन देशों को लेकर स्टैंड साफ हो गया। भारत ने इजराइल से करीबी या फिलिस्तीनी से दूरी नहीं बनाई, लेकिन दोनों देशों से अलग अलग संबंध बनाने को लेकर जोर दिया। इसके निहितार्थ क्या है, ये सवाल हमने पूछा बिट्स लॉ स्कूल में प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन से। 1947 से लेकर 2017 तक अमूमन भारत की नीति और जो दुनिया में बाकी देशों की भी नीति थी वो ये थी कि हम इजराइल और फिलिस्तीनियों को एक साथ मिला के देखेंगे। जिसका मतलब ये हुआ हम किसी भी एक पक्ष की तरफ ज्यादा नहीं झुकेंगे। अगर हम फिलिस्तीनियों की तरफ अपनी दोस्ती दिखा रहे हैं तो हम साथ साथ इजराइल की तरफ भी दिखाएंगे। 1990 तक तो ये भी नहीं था, क्योंकि 1992 तक हमारे राजनीतिक संबंध भी नहीं थे इजराइल के साथ, क्योंकि भारत में अलग अलग सरकारों का ये एक आकलन था कि अगर हम इजराइल के साथ कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं तो अरब देशों में इसका रिएक्शन शायद भारत की तरफ अच्छा नहीं होगा। 1992 के बाद से 2017 तक ये था कि हम बैलेंस बना के रखेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत की तरफ से कोई भी विजिट हो रही है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर की हो या प्रधानमंत्री मोदी से ठीक पहले राष्ट्रपति गए थे, उस टाइम प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तो वो दोनों पक्षों के पास गए थे। और अगर वो इजराइल गए थे तो वो फिलिस्तीनियों के पास भी गए थे। उन्होंने दोनों पक्षों को विजिट किया था।
प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से और उनकी जितनी घनिष्ठ मित्रता है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, तब से भारत की विदेश नीति में ये फर्क आ गया है। हमारा झुकाव अब इजराइल की तरफ बढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिलिस्तीनियों की तरफ से बिल्कुल पार पा चुके हैं या हम फिलिस्तीनियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमने 2014-15 में फिलिस्तीन के हक में वोट किया था यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में, कि उनको एक फुल मेंबर स्टेटस दिया जाए, बावजूद इस बात के कि वो एक आजाद देश नहीं है। हम उनका अभी भी सपोर्ट करते हैं, हम उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम उनको टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। भारत, क्योंकि वो आजाद देश नहीं है तो इसलिए भारत का वहाँ दूतावास नहीं है, लेकिन भारत एक ऑफिस है वहाँ जहाँ IFS ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है। तो भारत ने फिलिस्तीनियों के साथ संबंध तोड़ा नहीं है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा झुकाव इजराइल की तरफ बढ़ गया है। आपने विद्वानों की बात सुनी, अब अपनी बात। युद्ध को लेकर हम वही बातें आपके सामने दोहरा सकते हैं कि इससे किसी का लाभ नहीं हुआ, लेकिन देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। और यदि कोई भी चरमपंथी संगठन किसी देश की सीमा में घुसकर इस तरह की आतताई कार्रवाई करता है तो देशों को अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की रक्षा का हक है। एक सत्य यह भी है कि इजराइल के पलटवार में कई बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिक भी शिकार बन रहे हैं। तो इजराइल के नागरिक मर रहे हैं, फिलिस्तीन के नागरिक मर रहे हैं। चरमपंथी संगठनों का सफाया जरूरी है। उम्मीद है स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो, लेकिन उम्मीद से उलट वस्तु स्थिति ये है कि ये युद्ध लंबा खिंचता दिख रहा है। अगर इसमें आपकी दिलचस्पी है तो आप दुनियादारी जरूर देखें, ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा कार्यक्रम। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।